हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने 1 से लेके 4 तक इलस्ट्रेशन कर लिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने 5th इलस्ट्रेशन पर। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बड़े आराम से, और जैसे ही हमें क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम सॉल्यूशन भी बहुत इजीली इसका कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ZEC नाम की एक कंपनी है, जेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसको शॉर्ट में ZEC बोलते हैं। इंडिया की कंपनी है, हम ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए। और ये कंपनी वॉशिंग मशीन्स बेचती है। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी वॉशिंग मशीन्स बेचती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये जो ZEC कंपनी इंडिया की कंपनी है जो वॉशिंग मशीन्स बेचती है, एक तो ये खुद से मैन्युफैक्चर भी करती है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड, खुद से मैन्युफैक्चर भी करती है। और दूसरा, ये वॉशिंग मशीन्स को इंपोर्ट भी करती है और फिर बेचती है। मतलब ZEC कंपनी इंडिया की कंपनी है, वॉशिंग मशीन बेचने में डील करती है। एक तो खुद भी मैन्युफैक्चर करके बेचती है और कभी कभी इंपोर्ट करवा कर भी बेचती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? इंपोर्ट ये किससे करवाती है? इंपोर्ट करवाती है ये एक तुजुकी नाम की कंपनी से। एक तुजुकी कंपनी है जो कि जापान की कंपनी है। उस जापान की कंपनी से ये ZEC इंडिया में इंपोर्ट कराती है और फिर बेच देती है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। देखो, मैं पढ़वा देता हूं। जेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है जापान की तुजुकी कंपनी के साथ में कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स इंपोर्ट करेगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब जो तुजुकी कंपनी है वो इस JEC कंपनी को फॉरेन से इंडिया में वॉशिंग मशीन्स भेज रही है, और जितनी कॉस्ट है वॉशिंग मशीन्स की उसका 20% ऊपर अपना प्रॉफिट लेकर चल रही है। इसका हमें कोई काम नहीं पड़ने वाला इस स्टेटमेंट का। हम आगे चलते हैं, यहां तक की बात आप समझ चुके हैं। अब समझिएगा, ZEC कंपनी इंडिया की कंपनी इंपोर्ट कर रही है तुजुकी कंपनी से, जो जापान की कंपनी है। कितना इंपोर्ट कर रही है? क्वेश्चन बोल रहा है जो टोटल FOB प्राइस है, FOB प्राइस है 8,000 रुपए। बोल रही है 8,000 का 40% इंपोर्ट करा गया है। इधर लिख देता हूं इसको, एक मिनट। 8,000 का 40% इंपोर्ट किया है, मतलब 3,200 का इंपोर्ट किया है, और बाकी का 60% लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब खुद से बनाया है। तो इसका मतलब 48,4800 का खुद से मैन्युफैक्चर किया है और 40% जापान से इंपोर्ट किया है। देखो लिखा है, ये जो इंपोर्टेड आइटम्स मतलब वॉशिंग मशीन है, ये FOB वैल्यू का 40% है, बाकी का बचा 60% लोकली मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर हो गया यहां तक की कहानी? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन समझाया। ZEC नाम की एक कंपनी है, वॉशिंग मशीन बेचने का काम करती है, खुद से बनाकर भी बेचती है, इंपोर्ट भी करवाती है। इंपोर्ट तुजुकी नाम की कंपनी जो जापान की है उससे करवाती है। अभी कितना इंपोर्ट करवाया है? FOB का 40%, मतलब 8,000 का, क्योंकि 8,000 FOB दी हुई है, उसका 40% इसने इंपोर्ट करवाया है। तो बाकी जो FOB का 60% बचा, 4,800, वो खुद से मैन्युफैक्चर किया है। यहां तक हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है कि एक लमसम पेमेंट दिया जाता है टेक्निकल नो हाउ के लिए। ऑब्वियस बात है भाई, वॉशिंग मशीन बनाना तो टेक्नोलॉजी का काम है, तो उसके लिए पेमेंट दिया गया है। कितना पेमेंट दिया गया है? 300 लाख रुपए का पेमेंट दिया गया है, 3 लाख वॉशिंग मशीन के लिए। तो हमें तो पर वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें तो पर वॉशिंग मशीन चाहिए। तो 300 लाख वॉशिंग मशीन के लिए, सॉरी 300 लाख रुपए पेमेंट किया गया टेक्निकल नो हाउ में 3 लाख वॉशिंग मशीन के लिए। तो एक वॉशिंग मशीन पे कितना पेमेंट हुआ है? 100 का। क्लियर ये चीज यहां तक? चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर हम आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा अब सोचिए, तुजुकी कंपनी जापान की है, वो अपनी
टेक्नोलॉजी के हिसाब से वॉशिंग मशीन बना रही है और उसने इसका पेटेंट भी लिया होगा और फिर वो आपको इंडिया में बेचने को दे रही है, तो ऑब्वियस बात है आपसे रॉयल्टी भी चार्ज करेगी। रॉयल्टी ली जा रही है सेलिंग प्राइस का 10%, लेकिन सेलिंग प्राइस ऐसे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं, उसमें से लैंडेड कॉस्ट और लोकली मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट माइनस करो, फिर जो सेलिंग प्राइस आएगी उसका 10% रॉयल्टी। ये एडजस्टमेंट है, ये मैं समझाऊंगा। इस क्वेश्चन का एक यही एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा एफओवी वैल्यू वो ठीक है, खर्चा दिया हुआ है, फ्राइट का और इंश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी का खर्चा दिया हुआ है, असेंबलिंग ओवरहेड्स दिए हुए, और उसके अलावा प्रॉफिट कितना ले रहा है, सेलिंग प्राइस का 20%। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रही है, हमसे ये बोल रहा है कि आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आप इस जेडीसी कंपनी की हेल्प करें और बताएं इसको कितने रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचनी चाहिए। चलिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस? क्वेश्चन में पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ वॉशिंग मशीन की। तो भैया मैंने आपको समझाया था जितनी कॉस्ट लगती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब वॉशिंग मशीन को बनाने में जितना खर्चा लगा प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो भी बंदा काम कर रहा है वो फ्री में तो नहीं कर रहा ना, सेलिंग प्राइस आ जाती है। इसका मतलब सर हमें अगर ये सेलिंग प्राइस निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए तो पहले हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो चलिए फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब वॉशिंग मशीन्स देखिएगा बच्चे, वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो दो टाइप की है। एक है लोकली मैन्युफैक्चर्ड, तो एक तो उसकी कॉस्ट है, और एक है जो हमने इंपोर्ट करी है, एक उसकी कॉस्ट है। और 8,000 रुपए हमारी एफओवी प्राइस है। इंपोर्ट हमने 40% किया है, मतलब 3200 का हमने इंपोर्ट किया। लेकिन बच्चे जब हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, जब वो फॉरेन से चली होगा वॉशिंग मशीन और इंडिया में आ रही है, तो 3200 रुपए तो चलो हमने ऑन द स्पॉट एफओवी का दे दिया, लेकिन बाकी जो है और भी तो खर्चे लगे होंगे ना इसमें। भाई फॉरेन से इंडिया तक सिर्फ एफओवी के खर्चे पे तो नहीं आ गई, और क्या खर्चा लगा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा लगा, क्योंकि भैया वॉशिंग मशीन शिप से आ रही है, कल को अगर जहाज पानी में डूब गया तो फिर इस कंपनी का लॉस हो जाएगा। इसने बोला क्यों ना मैं इंश्योरेंस करवा लूं, अगर जहाज डूब गया, वॉशिंग मशीन डूब गई, तो भी मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो वो खर्चा भी लग गया 300 रुपए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये क्या निकल के आ गई, आपकी सीआईएफ वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए ये मैंने यहाँ पर किया भी, 3200 रुपए कैसे निकला वो समझा दिया मैंने। एफओबी का 40% जो है उतना इंपोर्ट किया है, मतलब 3200 रुपए का इंपोर्ट किया है, वो एफओबी प्राइस है इंपोर्टेड की। लेकिन फॉरेन से जब इंडिया तक आएगी वॉशिंग मशीन, तो एक तो एफओबी का खर्चा है, प्लस उसमें इंश्योरेंस का खर्चा होगा, ये सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी, और उस पर हमने कस्टम ड्यूटी पे करी होगी। अब जाकर आपकी एक्चुअल लैंडेड कॉस्ट आएगी इंपोर्टेड आइटम्स की, मतलब अब जाकर इंडिया के कस्टम पोर्ट पे वॉशिंग मशीन पहुंची है। तो अब देखिए 3200 तो आ गई थी आपकी एफओबी, है ना, ये निकाल ली थी हमने, 8,000 का 40%। इंश्योरेंस एंड फ्राइट क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 रुपए का, उसे प्लस कर दो, 3500 आ गई आपकी सीआईएफ वैल्यू। इस पर आपने कस्टम ड्यूटी भी दी है, क्योंकि कस्टम का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली ड्यूटी, 40% ड्यूटी दी है सीआईएफ पे। तो 3500 का 40% 1400 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 3500 प्लस 1400, तो टोटल इंडिया में जब वॉशिंग मशीन आई तो लैंडेड कॉस्ट निकल के आई 4900। सबसे पहले तो वो कॉस्ट ले लो, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो हमने इंपोर्टेड आइटम्स की तो लैंडिंग कॉस्ट निकाली कि इंडिया में जब वॉशिंग मशीन आई जापान से, तो इतना रुपया खर्चा करा हमने, प्लस लोकली मैन्युफैक्चर तो मैंने बताया था 60%, 4800 रुपए, ये भी तो खर्चा है ना, ये भी तो बनाया है आपने, एक ये खर्चा हो गया। चलिए उसके अलावा और खर्चे देखते हैं। और खर्चा बोल रहा है कि असेंबलिंग का भी खर्चा लगेगा वॉशिंग मशीन में, तो 1000 रुपया। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो हम उस पर प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी।
तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे। टोटल कॉस्ट के लिए एक तो हमने ये देखा कि जो वॉशिंग मशीन जापान से इंडिया में आई है उनका खर्चा कितना लगा, तो 3200 रुपए तो लगा था, एफओबी 300 रुपए लगा था, आपका इंश्योरेंस का 3500, उस पर 40% आपने टैक्स दे दिया, तो टोटल 4900 आपका इंडिया में आकर पड़ी। और इंडिया में जो बन रही थी उसकी 4800 रुपए। उसके अलावा 1000 रुपए का असेंबलिंग का खर्चा है, वो तो सब पे ही लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने टेक्निकल नो हाउ भी दिया था, कितना दिया था, 300 लाख रुपया, लेकिन वो हमने 3 लाख मशीनों के लिए दिया, तो एक मशीन पे 100 रुपए का टेक्निकल नो हाउ दिया। तो ये 4 कॉस्ट यहां तक आपको कैलकुलेट कर ली आप। अब हमें एक कॉस्ट और चाहिए, वो है रॉयल्टी, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमने सभी कॉस्ट यहां तक कैलकुलेट कर ली। ये तो प्रॉफिट का पार्ट है, तो बाद में देखेंगे, है ना। अब हमें क्या, और ये हमने टेक्निकल नो हाउ वाला यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रॉयल्टी वाला खर्चा और चाहिए, क्योंकि जो जेडईसी कंपनी है वो तुजू की कंपनी, जापान की कंपनी को रॉयल्टी का पेमेंट भी कर रही है, तो ये भी तो खर्चा ही लग रहा है जेडईसी का, इसको भी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ेगी, वहीं से तो वसूल करेगी कस्टमर से। तो रॉयल्टी का खर्चा कितना लगा, अब हमें ये निकालना है। और इसको निकालने के लिए बच्चों हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, तो यहां तक तो बड़ा इजी था। अब देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है रॉयल्टी। रॉयल्टी बोल रहा है 10% रॉयल्टी है, लेकिन 10% किसका, ऑफ सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस ऐसा नहीं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस में से आप लैंडेड कॉस्ट को माइनस कर दो और लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, फिर जो सेलिंग प्राइस आएगी उसका 10% रॉयल्टी निकलेगी। तो इसका मतलब हमारे पास में लैंडिंग कॉस्ट है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट है, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, उसका फिर हम इन तीनों का 10% कर देंगे, तो हमारा रॉयल्टी का अमाउंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीटली बोल रहा है। क्लियर है ये चीज। चलिए, तो अब हम रॉयल्टी निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब देखिए, हम ना सपोज करते हैं, अच्छा एक इससे पहले, इसको सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन में दिया है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो हम प्रॉफिट भी तो कैसे निकालेंगे, हम कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर हमें प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये हर सीएमए को याद होना जरूरी है, और कि अगर अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% है, मतलब जो सेलिंग प्राइस आई है उस पर 20% और प्लस कर लो, वो आपका सेलिंग प्राइस का 20% एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। दोबारा से बोल रहा हूं, ये मैंने नोट भी यहां पर लिखा है, और ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको रटना है, नहीं। जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ना बच्चों, तो मैं आपको ये बात प्रूव भी करके बताऊंगा कि अगर सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस का 20% है, इसका मतलब वो कॉस्ट का 25% है। ये बात मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, पर अभी के लिए आप ये रख लो कि अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, तो इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट हमारे कॉस्ट का 25% है ना। अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, तो उसका मतलब है कि वो कॉस्ट का 25% है। क्लियर, इस बात को हम प्रूव करेंगे बच्चों। चलिए, अब हम रॉयल्टी कैलकुलेट करते हैं अपने। तो देखिए, रॉयल्टी बोल रहा है 10% ऑफ सेल्स, हमें सेल्स दी नहीं है, इसलिए हम सपोज करेंगे बच्चों, इसलिए हम ये मानते हैं कि सेल्स हमारी एक्स है, और हम ये मानेंगे कि रॉयल्टी हमारी वाई है। सर हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें सेल्स निकालनी है,
उसमें से लैंडेड कॉस्ट और लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट माइनस करनी है, फिर 10% रॉयल्टी आ जाएगी। लेकिन हमारे पास में ना तो रॉयल्टी का अमाउंट है, ना ही हमारे पास में सेल्स का अमाउंट है, इसलिए हमको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और वहां से इन दोनों का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए हम सेल्स को x मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, और रॉयल्टी को y सपोज कर रहे हैं। चलिए सर ठीक है, आपकी बात समझ गया, आपने सेल्स को x माना, तो अब क्या इक्वेशन बनी? सेल्स कैसे निकलती है? देखिए सेल्स कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दो, तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या आ जाता है? सेल्स आ जाता है। हमने सेल्स कितनी मानी है? अभी x मानी है। टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास में? सर टोटल कॉस्ट के नाम पे हमारे पास में ये 4 अमाउंट तो ऑलरेडी हैं, पर रॉयल्टी नहीं है, लेकिन रॉयल्टी को हमने y मान लिया, तो पहले हम इन चारों को प्लस कर लेते हैं। तो चारों को प्लस कीजिएगा, आपका आना चाहिए 10,800 के समथिंग, है ना? कितना आएगा? 10,800 प्लस y, क्योंकि रॉयल्टी भी तो जोड़नी है ना, तो 10,800 प्लस y, ये आपकी टोटल कॉस्ट निकली, क्योंकि रॉयल्टी अभी हमारे पास में है नहीं। तो हमने इक्वेशन बनाई, सेल्स को x माना। सेल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट हमने कैसे निकाला? जो 4 कॉस्ट अवेलेबल है उनको जोड़ा और रॉयल्टी को y मान लिया, क्योंकि रॉयल्टी भी कॉस्ट का पार्ट है। तो हमारी टोटल कॉस्ट आई 10,800 प्लस y। अब हमें इसमें प्लस करना है प्रॉफिट। हमें इसमें क्या प्लस करना है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम कैसे निकालें? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन ये बोले 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब होता है 25% ऑफ कॉस्ट। क्या होता है? 25% ऑफ कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमने ली है 10,800 प्लस y, तो प्रॉफिट क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट तो यही है। आया यहां तक समझ में? मैं दोबारा से एक बार और समझा देता हूं, दोबारा से समझा देता हूं कि हम सेल्स को x मान रहे हैं, तो हमने बनाया टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स हो जाता है। सेल्स तो हमने x ले ली, टोटल कॉस्ट हम क्या करें? जो कॉस्ट चारों हमारे पास में अवेलेबल है उनको प्लस करो, और रॉयल्टी हम y मान चुके हैं, तो 10,800 प्लस y टोटल कॉस्ट है। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल रहा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो यही है, तो 10,800 प्लस y, इसका 25%। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 10,800 प्लस y प्लस 10,800 का 25% निकल के आएगा। तो 10,800 का 25% कितना निकल के आएगा? 2,700। कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर। अच्छा ये है 10,800 प्लस y, तो हम मानते हैं y के आगे की वैल्यू 1 है, ये तो आप सिंपल जानते ही हो। तो 1 का 25% आप निकालोगे तो आ जाएगा 0.25y। यहां तक इक्वेशन सॉल्व हो गई हमारी। आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू, बाहर ले लेते हैं 10,800 प्लस y, ये बाहर आ गया, प्लस 2,700 प्लस 0.25y। सॉल्व करो, x इक्वल्स टू 10,800 प्लस 2,700, तो ये आ जाएगा 13,500 प्लस 0.25y, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 मानेंगे हम, तो 1 प्लस 0.25, 1.25y।
ये हमारा सेल्स आ गया बच्चों। सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करिए हमने, आ गया यहां तक सेल्स। स्टूडेंट बोलता है जी सर यहां तक सेल्स आ गया, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? रॉयल्टी को हमने क्या माना है? वाई माना है। वो बोल रहा है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड कॉस्ट माइनस लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। यही बोल रहा है ना, देख लो ये बोल रहा है। तो अब इक्वेशन बनाओ इसकी। वाई, रॉयल्टी तो हमारा वाई है, 10% ऑफ क्या? सेलिंग प्राइस। वो मैंने अभी अभी आपको यहां पे निकलवाई, 13,500 प्लस 1.25y। उसमें से हमें माइनस करना है लैंडेड कॉस्ट। वो कितनी है? वो है 4900। और उसमें से माइनस करना है लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। वो कितनी है? 4800। क्लियर ये चीज यहां तक? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे इसको, है ना, जिससे क्लियरली दिखेगा। यहां तक आ गया। अब देखिए y इक्वल्स टू, आपको 10% निकालना है इन सब का। तो 10% निकालिए 13,500 का, वो आ जाएगा 1350 प्लस 1.25 का 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.125y माइनस 4900 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 490 माइनस 4800 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 480। सॉल्व करो इक्वेशन को। y इक्वल्स टू 1350 1350, इसमें से माइनस कर दो 490 और 480 को माइनस करो। आ रही है मेरी बात समझ में? आपका आ जाएगा ये 380। कितना आ जाएगा? 380 प्लस 0.125y। अगर मैं इस वाले को यहां पे ले जाता तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस 0.125y इक्वल्स टू 380। y की वैल्यू हम 1 मानते हैं, उसमें से 0.125 हमको माइनस करना है, तो आएगा 0.875y इक्वल्स टू 380। तो y इक्वल्स टू, इसको इधर ले आऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 380 डिवाइड बाई 0.875, तो y की वैल्यू आ गई 434। आया समझ में? यहां तक रॉयल्टी निकल आई हमारी 434। दोबारा समझा देता हूं जिन बच्चों को नहीं आया, पूरा दोबारा से समझा रहा हूं रॉयल्टी वाला वर्किंग नोट, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। क्वेश्चन हमें क्या करना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट चाहिए प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आती है। टोटल कॉस्ट के लिए हमें 4 कॉस्ट मिल चुकी हैं, एक कॉस्ट और मिल जाए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वो कॉस्ट है रॉयल्टी, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें काफी कैलकुलेशन करनी है। अब बोल रहा है कि रॉयल्टी जो है वो 10% है ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड कॉस्ट माइनस लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। अब ना तो हमारे पास में सेल्स है ना ही रॉयल्टी है, तो हमने सपोज किया, हमने क्या किया? हमने ना सपोज किया कि हमारी सेल्स जो है वो x है और हमारी रॉयल्टी जो है वो y है। तो फिर हमने एक इक्वेशन बनाई, सेल्स मतलब x इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो x इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट में हमने ये चारों कॉस्ट जोड़ी, पहले तो 10,800 प्लस रॉयल्टी भी कॉस्ट का ही पार्ट है, लेकिन उसको हमने y माना है, तो 10,800 प्लस y। अब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बोल रहा है सेलिंग प्राइस का 20%, लेकिन मैंने बोला था क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब वो कॉस्ट का 25% होता है। हम इसे प्रूव करेंगे क्वेश्चन के एंड में, मैं करके बताऊंगा आपको। तो कॉस्ट का 25% प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ये हमने ली है।
10,800 प्लस y। अब इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। ये वाला 10,800 प्लस y तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका 25% निकाल लो तो 10,800 का 25% आप निकालोगे, ये आ जाएगा 2700, प्लस y के आगे 1 मानते हैं तो उसका निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 y। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 13,500 प्लस 1.25। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। अब उसकी तरह हम रॉयल्टी को निकालेंगे, तो रॉयल्टी मतलब y इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड कॉस्ट माइनस लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। तो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस हमने अभी अभी ये निकाली 13,500 प्लस 1.25y, उसमें से लैंडेड कॉस्ट माइनस करो और उसमें से लोकली मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट 10% निकाल दो सबका, तो ये आ जाएगा आपका इसका 1350 प्लस 1.25 का अगर 10% निकालोगे तो वो आ जाएगा 0.125y माइनस इसका 4900 का 10% आ जाएगा 490, इसका आ जाएगा 400। सॉल्व कर लो इक्वेशन को, आपका y इक्वल्स टू 434। हमारी रॉयल्टी आ गई बच्चे यहाँ पे 434 रुपया। क्लियर ये चीज याद है। तो हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में 434 रॉयल्टी आ चुकी है। इन सब को प्लस कर लो, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ चुकी है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं अब हमारे पास में सेलिंग प्राइस निकालने के। पहला तरीका, जो टोटल कॉस्ट है उस पर 25% प्लस कर दो, ये तरीका भी हो जाएगा। अब है ना, या फिर एक दूसरा तरीका, हमने अभी अभी सेल्स की इक्वेशन निकाली थी। सेल्स हमने क्या निकाला था, x इक्वल्स टू 13,500 प्लस 1.25y। y की वैल्यू हमको पता है तो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं हम सेलिंग प्राइस। 13,500 प्लस 1.25 इंटू 434। अरे मेरी बात समझ में यहाँ तक। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 13,500 तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ साथ में। तो x इक्वल्स टू 13,500 तो ऐसे ही आ जाएगा। 1.25 को 434 से इंटू करोगे तो ये आएगा 542.5। बस दोनों को जोड़ दो, आपका आ गया 14042.5। इसको राउंड फिगर में करोगे तो ये करोगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसको चाहे तो राउंड फिगर में ऐसे नहीं कर सकते क्या 14,043 नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है जब भी राउंड में करो ना सीधा 10 में करना, 1 2 3 में मत करना, सीधा 10 के राउंड में करो। तो इसलिए हमने इसको ये कर दिया, नियर बाई 10 पे कर दिया। क्लियर। तो बच्चे सेलिंग प्राइस हमने एक तो इक्वेशन की मदद से निकाली। आप इक्वेशन की मदद से मत निकालो, एक काम करो, आप बोलोगे कि सर आपने बोला था लास्ट में आप प्रूव करके बताओगे। तो ये आई है आपकी सेलिंग प्राइस, इसका 20% निकालिएगा बच्चे, आपका निकल के आएगा 2,808। देखिए प्रॉफिट हमारा 2,806 आया है, 2 रुपए का, वो एक ही बात है। और मैंने बोला था सेम चीज आप ऐसे कर लो, कॉस्ट जो है उसका 25% निकाल लो। करो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे, अभी भी देखो सेम ही आए। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, इसका मतलब वो कॉस्ट का 25%। और बच्चों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। अब हम चलेंगे आगे अपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। बहुत ही इजी है इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक बार आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर दें बच्चों, एक बार पहले इलस्ट्रेशन 6 को आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, वरना मैं तो आपको सॉल्व करवाऊंगा ही। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें पहले। चलिए अब आपने पढ़ लिया, अब मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है।
बड़े ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, एक मिनट रुक, यहां पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये बोल रहा है एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है और वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है साहब। और मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कुछ प्रोडक्ट्स की, और उस कंपनी के अंदर 2 डिवीजन है। उन दोनों डिवीजन के अंदर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता होगा। अब बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है असेंबलिंग वाले डिवीजन में, और फिर उसके बाद में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है फिनिशिंग डिवीजन में। मतलब एबीसी लिमिटेड कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और उसके लिए उसने 2 डिवीजन बनाए हैं। एक तो असेंबलिंग डिवीजन है जो यहाँ मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को, और कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट सेल कर देता है, और बहुत बार यहाँ से दूसरे डिवीजन फिनिशिंग डिवीजन में ट्रांसफर कर देता है प्रोडक्ट्स को। क्लियर हो गया यहाँ तक की कहानी? अब क्वेश्चन के अंदर बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, इतना बड़ा जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये डरना नहीं है, बड़े ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो हमें प्रेजेंट सिनेरियो दिया हुआ है एबीसी कंपनी का, प्रेजेंट कंडीशन दी हुई है कि कितनी कॉस्ट लगती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा प्रेजेंट कंडीशन दी हुई है। वो प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन की थीम समझ लो आप, कि एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। उसके लिए उसकी कंपनी में 2 डिपार्टमेंट, 2 डिवीजन है। एक का नाम असेंबली डिवीजन है, एक का नाम फिनिशिंग डिवीजन है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है असेंबली डिवीजन में, और बहुत बार यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, और बहुत बार यहाँ से फिनिशिंग डिवीजन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसका भी रुपया लिया जाता है, तो पढ़ेंगे आगे। अब क्वेश्चन के अंदर एक तो बताया गया है प्रेजेंट कंडीशन की आखिर कंपनी में चल क्या रहा है, हमें उसके लिए सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, सॉरी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट कंडीशन जो है कंपनी की, उनको ध्यान में रखते हुए बताइए कंपनी का कितना प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद में हमें 3 अलग अलग प्रपोजल दिए गए हैं कंपनी में, एक अलग प्रपोजल है, एक अलग प्रपोजल है, एक अलग प्रपोजल है, और बोल रहा है इन तीनों प्रपोजल के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट निकालो आप। तीनों प्रपोजल के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट निकालो, और जब ये तीनों प्रपोजल के हिसाब से प्रॉफिट आ जाए और प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से प्रॉफिट आ जाए, तब इन चारों को कंपेयर करो और बताओ कि कंपनी को कौन सी वाली सिचुएशन में काम करना चाहिए जिसमें वो तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, उसको देख के हम बताएंगे। तो अगर प्रॉफिट प्रेजेंट कंडीशन में ज्यादा है तो कंपनी अभी वाली कंडीशन में काम करे, अगर कंपनी इनमें से किसी प्रपोजल में ज्यादा प्रॉफिट ला रही है तो उसमें काम करे। तो अब समझ गए, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके लिए उसके पास 2 डिवीजन है, एक असेंबली डिवीजन है, एक फिनिशिंग डिवीजन है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और बहुत बार यहाँ से डायरेक्टली सेल आउट हो जाते हैं, बहुत बार यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। चाहे से असेंबली डिवीजन से डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं तो भी वो पैसे में बिकते हैं, फ्री में नहीं बिकते, या फिर यहाँ से इस डिवीजन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो भी वो पैसे में ट्रांसफर होते हैं, फ्री में ट्रांसफर नहीं होते। हमको क्वेश्चन में प्रेजेंट कंडीशन दी है, 3 अलग अलग प्रपोजल दिए, सबके हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अलग अलग, और फिर हमें कंपेयर करना है कि कंपनी कौन सी वाली सिचुएशन में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेंदी है, कैलकुलेशन लंबी चलेगी इसके अंदर, तो बड़े धैर्य के साथ में बैठें और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे प्रेजेंट सिचुएशन का। प्रेजेंट सिचुएशन की डिटेल्स हमें यहाँ केवल है। मैंने आपको बोला था कंपनी में 2 डिवीजन है, तो असेंबली डिवीजन जो है उसकी यहां तक डिटेल्स गिवन है, और फिनिशिंग डिवीजन जो है उसकी यहां तक डिटेल्स गिवन है। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। बच्चे हमें प्रॉफिट ऑफ कंपनी निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अब एक बात बताओ, कंपनी 2 डिवीजन में काम कर रही है, असेंबली डिवीजन और फिनिशिंग डिवीजन, और दोनों के अंदर प्रॉफिट कमा रही है। अगर हम ऐसा करें कि असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट निकाल दें
और फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा ओवरऑल। तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट अलग से निकालेंगे, फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट अलग से निकालेंगे, फिर लास्ट में दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास में कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे हम हर जगह पर करने वाले हैं। तो अब हम करना बच्चों यहां पर स्टार्ट कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इसका परफॉर्मा तो हमको पता है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको पेपर नंबर 20 बिजनेस वैल्यूएशन और एसपीएम के अंदर भी समझाया था बहुत डिटेल में, इंटर में भी पढ़ा है कि टोटल जो सेल्स है भाई, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट प्लस कर दो तो सेल्स आ जाता है। इसको उल्टा कर लो कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे भी तो बोल सकते हो कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। बस हमें यही फॉर्मूला देखना है और इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें पहले सेल्स निकालनी है, उसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से हमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। हर डिवीजन के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम असेंबली डिवीजन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें निकालनी है टोटल सेल्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े प्यार से बड़े आराम से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो असेंबली डिवीजन है, उसके अंदर 12,000 सेट्स प्रोड्यूस हुए। सेट्स प्रोड्यूस्ड 12,000 ये बोल रहा है। देखो ये रहा, क्लियर है। फिर बोल रहा है उसका, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ असेंबली डिवीजन में 12,000 सेट्स प्रोड्यूस हुए, उसका 25% डायरेक्टली असेंबली डिवीजन से बेच दिया गया 300 रुपए पर सेट के हिसाब से। तो 12,000 का 25% मतलब 3,000 सेट डायरेक्टली बेचे गए, डायरेक्टली सोल्ड असेंबली डिवीजन से, और एक बेचा गया 300 रुपए पे, तो इंटू 300 मतलब 9 लाख रुपए की सेल्स तो डायरेक्टली असेंबली डिवीजन से कर दी। अब बोल रहे हैं बाकी का पढ़िए कि जो टोटल प्रोडक्शन था 12,000 उसका 25% तो डायरेक्टली असेंबली डिवीजन से बेच दिया 300 रुपए पर सेट के हिसाब से, और जो बच गया 75% मतलब 9,000 सेट्स। कितने सेट्स बच गए, 9,000 सेट्स बच गए, वो असेंबली डिवीजन से ट्रांसफर्ड टू फिनिशिंग डिवीजन। 12,000 का 25% तो डायरेक्टली बेचा गया और 75% फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर किया गया, मतलब 9,000 सेट्स फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर किए। और जब फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर किए मतलब फिनिशिंग डिवीजन को बेच दिए, फ्री में थोड़ी ना किए, तो वो भी तो सेल्स है। असेंबली डिवीजन ने चाहे से डायरेक्टली पब्लिक को बेच दिया या फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया, दोनों के लिए पैसे तो चार्ज करे हैं, मतलब असेंबली डिवीजन के लिए तो वो दोनों ही सेल्स का पार्ट है। तो जो 9,000 सेट 75% सेल आउट किया गया, पर सेट 280 रुपए का किया गया, तो 9,000 इंटू 280, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखें, ये आ जाएगा आपका 25,20,000। कितना आ गया, 25,20,000। तो अब ये टोटल सेल्स है, इतना तो डायरेक्टली बेचा, इतना डिवीजन में बेचा, इसको प्लस कर लो तो ये आ जाना चाहिए 25 और 9 34,20,000। ये सेल्स हुई है असेंबली डिवीजन से। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूँ। 34,20,000 की सेल्स हुई है। हम इसको एक काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे डिजिट्स कम रहेंगी तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो 34,20,000 की सेल्स है, इसको 1 लाख से एक बार डिवाइड कर लेते हैं तो 34.20
32.40 ये है वो लैक्स में, ये अभी भी हमने वही अमाउंट लिखा है 34,20,000, 34,20,000 ही लिखा है, बस इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी चले। तो चलिए हमने सेल्स निकाल ली, इसका वर्किंग नोट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया वर्किंग नोट। अब इसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। क्या हमें वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है? जी हाँ सर, ये रही वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि बाकी तो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 9 लाख, 6 और 4 10 और 5 15 और 9 24 लाख की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। हमें टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, ये हमने कैलकुलेट करी, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 10.20 लैक्स का, 10,20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। इसमें से हमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है, हमारे असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट आ जाए। क्या हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है? सर डायरेक्टली गिवन है हमें फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, तो डायरेक्टली गिवन है, माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हुई, प्रॉफिट आ गया असेंबली डिवीजन का। तो बच्चों हम जो प्रेजेंट सिनेरियो एग्जिस्टिंग सिनेरियो कर रहे हैं उसका हमने असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट निकाल लिया है। हमें बस फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट और चाहिए, तो हमारा हम दोनों को प्लस कर देंगे, कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर, तो असेंबली, अब फिनिशिंग डिवीजन के लिए भी परफॉर्मा तो वही रहेगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट आएगा। परफॉर्मा तो वही है, हमें बस सेल्स निकालनी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 9,000 टोटल असेंबली डिवीजन ने 12,000 बनाए थे, उसका 75% फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया था। अब देखो नाम से पता चलना चाहिए बच्चे, फिनिशिंग डिवीजन मतलब यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, बल्कि जो असेंबली डिवीजन से यहां पर आ रहा है उसको बेचा जा रहा है। यहाँ पे कोई नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, नो न्यू मैन्युफैक्चरिंग, नाम से पता चल रहा है फिनिशिंग डिवीजन है। मतलब जो 9,000 असेंबली डिवीजन ने ट्रांसफर किए थे, फिनिशिंग डिवीजन ने उन 9,000 सेट्स को बेचा। क्वेश्चन बोल रहा है 405 रुपए एक सेट का लिया गया, तो टोटल कितने रुपए की सेल कर दी? टोटल कर दी 40,50,000 रुपए की सेल, है ना। 9,000 आए थे फिनिशिंग डिवीजन के पास में, उसने उनको बेच दिया आगे अपने नाम से, 450 रुपए में एक सेट बेचा, मतलब उसने जो सेल करी टोटल सेल वो 40,50,000 की करी, 40.50। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें। चलिए देखिए क्या वेरिएबल कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दी हुई है। जी सर ये दी हुई है, फिनिशिंग डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट दी है 5 + 1 = 6। लेकिन मुझे बच्चों एक बात बताना, बड़े ध्यान से सुनना, फिनिशिंग डिवीजन के पास में 9,000 सेट्स आए थे, कहां से आए थे? असेंबली डिवीजन ने दिए थे। तो क्या असेंबली डिवीजन ने फ्री में दिए थे या फिनिशिंग डिवीजन से पैसे लिए थे? सर पैसे लिए थे, और एक सेट 280 रुपए लिए थे, मतलब 25,20,000 असेंबली डिवीजन ने फिनिशिंग डिवीजन से लिया था। मतलब अगर देखा जाए तो 450 रुपए का बेच तो रहा है फिनिशिंग डिवीजन, लेकिन एक्चुअली में 280 रुपए तो उसकी कॉस्ट है। आ रही है मेरी बात समझ में? 280 रुपए तो उसका खर्च, क्योंकि उसने खरीदा इतने में। तो मुझे बताइए ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये जो फिनिशिंग डिवीजन ने असेंबली डिवीजन से खरीदा ना 25,20,000 में, ये भी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट 6 तो दी ही हुई है, और ये और प्लस हो जाएगी 25.20, मतलब 31.20 एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। देखिए मैंने लिखा भी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स शिफ्टेड फ्रॉम असेंबली डिवीजन टू फिनिशिंग डिवीजन, वो सिर्फ वेरिएबल है, और वो कितनी कॉस्ट थी?
वो थी 25,20,000 हमने कैलकुलेट करी थी। उसको प्लस जो क्वेश्चन में हमें यहाँ वेरिएबल कॉस्ट दिए 5 और 1 वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये आएगी, इसमें से माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया 9.30। स्टूडेंट बोलता है ठीक है मैं समझ गया सर आपकी बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन आ गया है सर, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लेते हैं, काम नक्की करते हैं जल्दी। फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 4 लाख, माइनस करो भैया, आपका आ गया डिवीजन, फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट। तो हमारे पास में असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट था 4.20, ये रहा। फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया 5.30, इसको टोटल कर लो 9.50, मतलब 9 लाख, इसको मैं ऐसे लिख दूं 9,50,000 रुपए का प्रॉफिट। ये हमने प्रेजेंट कंडीशन पे प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें आखिर करना क्या है क्वेश्चन में, हमें इस प्रपोजल के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है, फिर इसके हिसाब से निकालना है, फिर इसके हिसाब से निकालना है, और चारों को कंपेयर करना है। तो पहले इस पहले वाले प्रपोजल को देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साहब, अब हम करेंगे काम अपने प्रपोजल नंबर 1 पे। प्रपोजल नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है जो डिवीजन, असेंबली डिवीजन है ना, असेंबली डिवीजन, उसने प्रोडक्शन के अंदर एक्सपांशन कर दिया। मतलब वो पहले कितनी यूनिट्स बना रही थी, 12,000 यूनिट्स बना रही थी ना, 12,000 यूनिट्स। लेकिन अब उसने एक्सपेंड कर दिया, कितना, 20%। मतलब वो अब 20% और बना रही है। मतलब अब टोटल 14,400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। यहां तक समझ में आया? प्रपोजल नंबर 1 को हमने यहां तक पढ़ लिया। उसमें उसकी 20 लाख रुपए की कॉस्ट लग रही है, 20% जो वो कर रही है, मतलब क्योंकि एक्सपांड कर दिया ना प्रोडक्शन, तो उसमें उसकी कॉस्ट भी लग रही है। ठीक है, इट इज इंडिकेटेड दैट देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो आएगा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। ठीक है जी, पहला पॉइंट समझ गए हम। दूसरा, असेंबली डिवीजन जितना फिनिशिंग डिवीजन को पहले ट्रांसफर कर रही थी, आज भी उतना ही करेगी, उतने ही रुपए पे करेगी। तो पहले कितना ट्रांसफर कर रही थी, पहले 9,000 यूनिट्स ट्रांसफर करी जा रही थी फिनिशिंग डिवीजन को, आज भी 9,000 यूनिट्स ट्रांसफर करी जाएंगी फिनिशिंग डिवीजन को। मतलब 14,400 टोटली प्रोड्यूस की जाएंगी। प्रपोजल 1 बोलता है कि टोटल प्रोडक्शन 14,400 यूनिट्स का होगा। उसमें से जितना पहले फिनिशिंग को ट्रांसफर किया जा रहा था, आज भी उतना ही ट्रांसफर किया जाएगा, उतने ही रुपए पे किया जाएगा। पहले 9,000 यूनिट्स 280 पे ट्रांसफर करी जा रही थी, आज भी वही ट्रांसफर करी जाएगी। तो जो बच गई यूनिट्स, मतलब 14,400 टोटल प्रोड्यूस करी, 9,000 हमने ट्रांसफर कर दी, 5,400 हमारे ही डिवीजन में रह गई, असेंबली डिवीजन में, उसको हम बेच देंगे। कितने रुपए में, जितने में पहले बेच रहे थे। हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी। देखो कितना इजी निकल के आया, कितना इजी निकल के आया है बच्चे। 45,400 का 300 बेच रहे, एक सेट जो है वो 300 रुपए में बेच रहे हैं, और पहले जितना ट्रांसफर हो रहा था उतना तो हम कर ही रहे। तो प्रपोजल 1 की सेल्स निकालो। पहले कितना प्रोडक्शन था, 12,000, अब कितना उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं 20% से। तो मतलब अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 14,400 यूनिट्स का। उसमें से हम 9,000 यूनिट्स जो हम पहले ट्रांसफर कर रहे थे, कितनी कर रहे थे, 9,000 कर रहे थे, 280 रुपए पे एक सेट कर रहे थे, मतलब 25,20,000, वो तो आज भी वैसा ही रहेगा सेम। लेकिन जो 14,400 में से 9,000 ट्रांसफर हो गई, बच्ची 5,400, वो असेंबली डिवीजन अब डायरेक्टली सेल आउट करेगा। तो डायरेक्टली सेल आउट वो कितने रुपए पे करता है, क्वेश्चन बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 300 रुपये पे। पहले भी हमने ऐसे ही करा था ना 300 में। तो 5,400 इंटू 300,
ये आ जाएगा आपका 16,20,000। तो सेल कितनी हो गई हमारी 25,20,000 प्लस 16,20,000। इसको प्लस करोगे तो आएगा 41,40,000। इसको शॉर्ट में लिख देंगे 41.40। क्लियर सर, सेल्स आ गई। माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब हम कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी वही रहेगी जो पहले थी। क्यों सर, क्यों रहेगी? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है, हमको पता है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? वेरिएबल कॉस्ट थी पहले 24 लाख। तो 24 लाख की वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। कितना प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है? 20% से ज्यादा हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 4.8 का खर्चा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले कितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा था 24, वो सेम रहता है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो 20% से बढ़ जाएगी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 28.8 हो जाएगी। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन और वर्किंग नोट यहां बनाया है कि पहले वेरिएबल कॉस्ट जो थी हमारी वही रहेगी, लेकिन क्योंकि 20% से प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। टोटल 28.8 लाख आ गई। तो सेल्स हमने यहां निकाली, वेरिएबल कॉस्ट हमने वर्किंग नोट निकाल लिया, माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर ये चीज यहां तक? अब हम चलते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो सेम रहेगी। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या थी? 6 लाख, है ना। असेंबली डिवीजन का निकाल रहे हैं ना, तो असेंबली डिवीजन में पहले हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 6। और देखो क्वेश्चन यही बोल रहा है, नो चेंज इन दी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब पहले फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख थी तो आज भी 6 लाख, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी। लेकिन क्या लग जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखिए साफ साफ दी हुई है आपको 20 लाख। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी दी है आपको? 20 लाख। लेकिन 20 लाख तो बहुत सारे सालों की दी है, हमको हर टोटल ईयर का थोड़ी ना लेना है। तो इसलिए क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 15%। तो 20 लाख का 15% ले लेंगे। ये देखिए 6 लाख फिक्स्ड कॉस्ट पहले वाली सेम रहेगी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमको प्लस करनी है। 20 लाख का 15% 3 लाख, तो 6 लाख प्लस 3 लाख टोटल 9 लाख फिक्स्ड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो, ये आ गया प्रॉफिट आपके असेंबली डिवीजन की। यहां तक क्लियर है? बच्चा बोलता है सर यहां तक समझ में आ चुका है मेरे को। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम, अब मेरे साथ में सॉल्व करते रहो पहली बार, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पॉज करो, दोबारा से सुनो रिवाइंड करके, जरूर समझ में आए। तो हमने प्रपोजल नंबर 1, मैं दोबारा से एक बार प्रपोजल नंबर 1 को और क्लियर कर देता हूं, जिससे प्रपोजल नंबर 2 और 3 में नहीं प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन बोल रहा है पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था अब उसमें 20% से एनहांसमेंट आ जाएगा। मतलब अब प्रोडक्शन होगा 14,400 यूनिट्स का, उसमें से जितनी पहले ट्रांसफर हो रही थी फिनिशिंग डिवीजन को उसी प्राइस पर आज भी होगी। तो पहले हम 9,000 ट्रांसफर कर रहे थे 280 पर, तो 25,20,000 तो हम कमा रहे थे फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर करके। जो बच गई मतलब 5,400 वो डायरेक्टली सेल होगी मार्केट में, तो वो आ रहा है आपका 16 कुछ ऐसे यार, एक 16-20, हाँ, तो 16,20,000। क्लियर है? इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया आपका 20 और 20 40 हो गया, 25 और 15 40 41 40, हाँ जी 41.40 आ गया समझ में। ये हमारी सेल्स हो गई। अब बात आती है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी पहले कितनी थी? वेरिएबल कॉस्ट हमने पहले कितनी निकाली थी? देखिए इसको यहाँ पर कैलकुलेट की हुई थी 24।
निकाली थी ना, 6 और 4 10 और 5 15 और 9 24। लेकिन अब 20% प्रोडक्शन बढ़ा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो 28.8 माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले 6 लाख थी वो रहेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 20 लाख, लेकिन वो पूरी नहीं आएगी क्योंकि उसका 15%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, मतलब 3 लाख। तो 6 लाख प्लस 3 9, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। माइनस कर दो बच्चे, आपका आ गया प्रॉफिट फॉर असेंबली डिवीजन। क्लियर है? हमें प्रॉफिट ऑफ कंपनी निकालना है, असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट निकाल लिया हमने, हमें काम करते हैं फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट और निकाल लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट और फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब मुझे एक बात बताइएगा स्टूडेंट्स, ये जो प्रपोजल नंबर 1 मैंने आपको पूरा पढ़ाया, इसमें कहीं भी फिनिशिंग डिवीजन में कोई चेंज आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। प्रपोजल नंबर 1 में कहीं भी नहीं लिखा है कि फिनिशिंग डिवीजन में रत्ती भर का भी चेंज है, नहीं लिखा है। पढ़ लो अच्छे से इसको, नहीं लिखा है रत्ती भर का भी चेंज है। पहले असेंबली डिवीजन से जितनी यूनिट्स ट्रांसफर हो रही थी आज भी उतनी हो रही है, उतने ही प्राइस पर हो रही हैं। तो यार फिनिशिंग डिवीजन तो जो हमने पहले लिया था एज इट इज उठ के पूरा का पूरा वही नहीं आ जाएगा? हाँ जी सर, फिनिशिंग डिवीजन तो एज इट इज पूरा का पूरा वही आ जाएगा। तो फिनिशिंग डिवीजन पहले भी हमारा कितना था? 5.30 प्रॉफिट था, आज भी 5.30 है। तो अब देखिए प्रपोजल नंबर 1 का हम प्रॉफिट निकालते हैं कंपनी का। असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट तो ये रहा, और सॉरी फिनिशिंग असेंबली का ये रहा 3.60, और फिनिशिंग का तो पहले वाला है, जोड़ दो। टोटल प्रॉफिट आ रहा है 8.90 lakhs प्रपोजल नंबर 1 से। स्टूडेंट बोलता है सर प्रेजेंट कंडीशन का प्रॉफिट आ गया, प्रपोजल नंबर 1 का प्रॉफिट आ गया, प्रपोजल नंबर 2 पर चलते हैं। देखिएगा, देखिए एक मिनट, अब हम आ जाते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स प्रपोजल नंबर 2 पर। और प्रपोजल नंबर 2 को पहले आप अच्छे से पढ़िए, आधा क्वेश्चन तो पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्रपोजल नंबर 2 है, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है फिनिशिंग डिवीजन हैज प्रपोज्ड, फिनिशिंग डिवीजन ने एक प्रपोजल दिया है और उसने ये बोला है कि जो असेंबली डिवीजन टोटल यूनिट्स बना रही है, कितना बना रही थी? 14,400 14,400 यूनिट्स बना रही थी। प्रपोजल 1 में हमने देखा था, क्योंकि 20% का एनहांसमेंट हो गया था, तो 14,400 यूनिट्स कौन बना रहा है? असेंबली डिवीजन। अब फिनिशिंग डिवीजन ये प्रपोजल दे रही है कि पहले असेंबली डिवीजन क्या कर रही थी ना, 14,400 में से सिर्फ 9,000 यूनिट्स दे रही थी 280 पर फिनिशिंग डिवीजन को। फिनिशिंग डिवीजन बोल रही है अब मुझे सिर्फ इतनी सी नहीं, मुझे कंप्लीट, मतलब जितना असेंबली डिवीजन ने प्रोड्यूस किया है वो कंप्लीट होल यूनिट्स, पूरी की पूरी यूनिट्स मुझको ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिवीजन। कितने रुपए पे? वही 280 पे। क्लियर है यहां तक? तो ये देखा जाए तो असेंबली डिवीजन की वो आ गई, सेल्स आ गई, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि असेंबली डिवीजन ने जितना प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर कर दो, एक सेट 280 का। वो हम पहले भी 280 का ही दे रहे थे उसको, अब भी देंगे, लेकिन अब हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, फिर बोल रहा है जो एडिशनल यूनिट्स, मतलब जो फिनिशिंग डिवीजन के पास में ये टोटल यूनिट्स आई हैं 14,400, वो उनको आगे मार्केट में बेच देगी। कौन बेच देगा? फिनिशिंग डिवीजन बेच देगा पूरी 14,400 यूनिट्स को मार्केट में। कितने रुपए पे? वो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 450, उसमें बेच देगा, उसमें उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर समझने वाली बात क्या है प्रपोजल 2 में, कि असेंबली डिवीजन के अंदर एक चेंज आया है कि 14,400
पूरी की पूरी यूनिट्स को अब वो फिनिशिंग डिवीजन को बेच रहा है, ये उसकी सेल्स है। उसके अलावा नो अदर चेंज इन असेंबली डिवीजन कहीं नहीं है प्रपोजल 2 में। इसका मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी एज अर्लियर, बस सेल्स चेंज हुई है। रही बात फिनिशिंग डिवीजन की, तो फिनिशिंग डिवीजन की सेल्स भी निकल जाएगी। वो बोल रहा है जो पूरी यूनिट्स असेंबली डिवीजन से आए इसके पास 14,400, उसको वो आगे मार्केट में बेच देती है एग्जिस्टिंग प्राइस पर, एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो ये फिनिशिंग डिवीजन की सेल्स आ जाएगी। फिर इसकी आएगी वेरिएबल कॉस्ट जो हम माइनस करेंगे। वो कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी थी? पहले थी इसकी 5 और 1 6 वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई थी। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन यहां से भी तो ट्रांसफर हो रहा है, ये भी तो वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है, मैंने समझाया था। फिनिशिंग डिवीजन खरीद तो यहीं से रहा है ना, और उसके लिए ये पेमेंट कर रहा है वो, तो ये भी इसका पार्ट बन जाएगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इजी है प्रपोजल 2, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। प्रपोजल 2 पर आ गए। प्रपोजल 2 की हेडिंग हमने निकली कि असेंबली डिवीजन ने एक्सपांशन किया था, जो कि प्रपोजल 1 में किया था, और फिर पूरी की पूरी यूनिट्स फिनिशिंग डिवीजन को बेच रही है 280 पर। मतलब 14,400 यूनिट्स जो उसने प्रोड्यूस की थी आफ्टर एक्सपांशन, वो सबकी सब 280 पे फिनिशिंग डिवीजन को बेच रही है। ये उसकी सेल्स है 40.32। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि प्रपोजल में कहीं भी कुछ भी चेंज करने को नहीं बोला है। तो देखिएगा, पहले हमारा कितना निकला था ये वेरिएबल कॉस्ट 28.8, माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर हमारी फिक्स्ड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकली थी? 9, जो प्रपोजल 1 का था, वो सब हमने माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट आ गया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सिर्फ सेल्स चेंज है, सिर्फ सेल्स चेंज है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नो अदर चेंज इन दी वेरिएबल और फिक्स्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो प्रपोजल 1 में था वही हमने ले लिया, हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया असेंबली डिवीजन का। स्टूडेंट बोलता है सर मजा आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट निकालते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है असेंबली डिवीजन से जितनी यूनिट्स फिनिशिंग के पास में आई वो सबकी सब उसने आगे बेच दी। तो उसके पास में आई थी 14,400 यूनिट्स। क्वेश्चन बोल रहा है एग्जिस्टिंग प्राइस पर बेच दी, तो एग्जिस्टिंग प्राइस तो उसकी 450 रुपए। हाँ, तो 450 पर बेच दी, मतलब सेल्स आ गई 64,80,000। अब आती है वेरिएबल कॉस्ट की बात। तो वेरिएबल कॉस्ट उसका यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 1 6 लाख, लेकिन 14,400 यूनिट्स 280 रुपए के हिसाब से खरीदी भी गई थी, मतलब 40.32। ये भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, ये मैं उसमें प्रेजेंट सिचुएशन में भी समझाया था। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस कर दो कंट्रीब्यूशन। अब बात आ जाती है फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी थी? पहले हमने निकाली थी इसमें 4, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट देख लो, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ। फिक्स्ड कॉस्ट पहले भी थी 4, तो 4 तो है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है और बढ़ गई 4 लाख और 1 लाख, ये फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 9 हो गई। क्लियर है ये चीज? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसकी 9 हो गई, माइनस कर दो, असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट आ गया, सॉरी फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया, फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया। तो असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट था हमारे पास में 2.52, फिनिशिंग का निकल के आ गया हमारे पास में 9.48। दोनों को प्लस कर दो, 8 और 2 तो 0, 5 और 5 10, 0 हासिल का 1.9 और 2 11 और 1 12 लाख का प्रॉफिट आ गया। ये रहा। स्टूडेंट बोलता है सर 2 प्रपोजल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब बस हमारा एक प्रपोजल और बचा है, थर्ड प्रपोजल, उससे और हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है तो वो समझ में आ जाएगा हमको। तो एक बार स्टूडेंट्स पहले आप प्रपोजल नंबर 3 को अच्छे से पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा लास्ट प्रपोजल है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यार सेकंड वाले प्रपोजल में असेंबली डिवीजन जो था, वो जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था 14,400, उनको वो ट्रांसफर कर रहा था फिनिशिंग डिवीजन को एट 280 पर सेट।
असेंबली डिवीजन को ऐसा लगता है कि ये 280 रुपए पर एक सेट जो फिनिशिंग डिवीजन को दे रहा है ये उसके लिए लेस अमाउंट है और उसकी वजह से इसका नुकसान हो रहा है। सर कैसे हो रहा है नुकसान? क्योंकि हमारा क्वेश्चन साफ साफ बोलता है कि अगर असेंबली डिवीजन फिनिशिंग डिवीजन को ट्रांसफर ना करे और डायरेक्टली मार्केट में बेचे तो 300 रुपए पर बेच रहा है। तो असेंबली डिवीजन बोल रहा है यार मैं मार्केट में अगर बेचूं तो मैं 300 रुपए का पर सेट बेच सकता हूं, लेकिन मैं फिनिशिंग डिवीजन को 280 रुपए पर सेट ट्रांसफर कर रहा हूं, मुझे लॉस हो रहा है 20 रुपया पर सेट का। तो असेंबली डिवीजन अब लास्ट प्रपोजल में बोल रहा है मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, जो सब कुछ पहले जैसा था उसे पहले जैसा ही रहने दो, बस ये जो पूरी यूनिट्स तुम मुझसे 280 पर ले रहे थे ये मुझसे 300 पे लेने लग जाओ, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे 1% का चेंज नहीं चाहिए। ये आपका प्रपोजल 3 बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कहां कहां चेंज आया? एक तो चेंज आएगा असेंबली डिवीजन की सेल्स में और दूसरा चेंज आएगा फिनिशिंग डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट में, बस। और कहीं चेंज नहीं आ रहा बच्चे। असेंबली डिवीजन की सेल्स पहले क्या कर दी थी हमने प्रपोजल 2 में 14,400 इंटू 280, अब क्या हो जाएगी 14,400 इंटू 300, यही हो जाएगी। और फिनिशिंग डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे ले रहे थे? एक तो ये 6 लाख प्लस जो ये निकल के आ रहा था उसको प्लस कर रहे थे, अब 6 लाख प्लस जो ये निकल के आएगा उसको कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखिए कर लेते हैं जल्दी से। वही आ जाएगा कि ट्रांसफर कर रहा है पूरा वो 300 पर, तो टोटल सेल्स कैसे निकलेगी? 14,400 यूनिट्स हैं, उनको 300 रुपया पर सेट के हिसाब से 43,20,000। बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, कंट्रीब्यूशन उसमें से ये माइनस कर लो, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, ये प्रॉफिट आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए क्लियर है ना ये चीज? यहां तक मैंने लिखा भी हुआ है सेम है इस प्रपोजल नंबर पर। अब हम आ जाते हैं, तो हमारा असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट आ चुका है, अब हमें निकालना है फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट। सेल्स तो सेम ही रहेगी, क्यों? इसलिए क्योंकि पहले भी प्रपोजल में हमने ये देखा कि फिनिशिंग डिवीजन के पास में जो टोटल यूनिट्स आ रही थी उनको वो मार्केट में सेल कर रहा था एग्जिस्टिंग पर। प्रपोजल 3 में कहीं इस बात का तो कोई चेंज बताया ही नहीं है, मतलब आज भी वो सेल ही कर रहा है, तो सेल्स उसकी आ जाएगी। ये देखिए 14,400 इंटू 450, यही हमने इससे पहले वाले में किया था, यही हमने अब किया है, बस वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। पहले वेरिएबल कॉस्ट में हम 6 लाख प्लस जो खरीदा था उसको प्लस कर रहे थे यहां पर, अब की बार क्या होगा 6 लाख प्लस, क्योंकि इसकी सेल्स बढ़ गई ना तो वो सेल्स यहां पे आएगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, बस अब इसकी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज पहले वाली रहेगी, आ रही है मेरी बात समझ में? फिक्स्ड कॉस्ट पहले वाली रहेगी, तो ये फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया। आ रहा है समझ में? यहां तक मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है। तो देखिए असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट है 5.40, फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट है 6.60, तो टोटल आपका आ गया 12। अब हमारे पास में अब हमें क्या करना है, हमने चारों का प्रॉफिट निकाल लिया है, अब बस हमको इनको कंपेयर करना है। तो प्रेजेंट कंडीशन का प्रॉफिट आया था 9.5, फर्स्ट प्रपोजल का आया था 8.9, सेकंड का आया, सेकंड प्रपोजल का 12 लाख और थर्ड प्रपोजल का 12 लाख। तो इनमें से प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में है? सर इन दो को तो काट ही दो, प्रपोजल नंबर 2 एंड प्रपोजल नंबर 3, प्रपोजल नंबर 2 एंड प्रपोजल नंबर 3, इनमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इनमें से हमें किसी एक को चूज करना पड़ेगा कि कंपनी कौन से वाले लेवल पे कौन सी सिचुएशन में काम करे। अब देखिए प्रपोजल 2 के अंदर भी प्रॉफिट 12 लाख है, प्रपोजल 3 के अंदर भी प्रॉफिट 12 लाख है, लेकिन बच्चे एक बार यहां पे आओ, एक बार यहां पर आओ और देखो, हम आते हैं पहले प्रपोजल नंबर 2 पर।
टोटल प्रॉफिट भले ही 12 लाख है, लेकिन असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट है 2.52, फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट है 9.48। दोनों डिवीजन के अंदर जमीन आसमान का अंतर। जबकि प्रपोजल नंबर 3, इसमें भी टोटल प्रॉफिट 12 लाख है, लेकिन यहां पर असेंबली डिवीजन का प्रॉफिट 5.40 है, फिनिशिंग, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट 6.60। दोनों प्रपोजल में प्रॉफिट तो 12 लाख है, लेकिन हम हमेशा कंपनी क्या चाहती है, हमेशा कंपनी ये चाहती है कि मेरे जो दोनों डिवीजन हैं उनका प्रॉफिट भी आसपास रहे। प्रपोजल नंबर 3 में दोनों डिवीजन का प्रॉफिट आसपास है, लेकिन प्रपोजल नंबर 2 में तो जमीन आसमान का अंतर है। कंपनी कभी भी इस लेवल पे काम नहीं करना चाहेगी कि एक डिवीजन तो बिल्कुल डूबता जा रहा है, दूसरा डिवीजन उठ रहा है। कंपनी को पता है लॉन्ग टर्म में मेरे लिए नुकसान करेगा, मुझे चाहिए मेरे दोनों डिवीजन अच्छा परफॉर्म करें। तो प्रपोजल नंबर जो 3 है ना बच्चे, वो प्रॉफिट में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि डिवीजन वाइज प्रॉफिट इक्वल या उसके आसपास होना चाहिए। क्लियर है? और यही बात आपके स्टडी मटेरियल में भी थी। और यहां पर स्टूडेंट्स आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 खत्म होता है। मैंने इनको बहुत डिटेल में समझाया है, एक एक चीज का वर्किंग नोट इस नोट्स में लिखा हुआ है। पूरा नोट्स अगर आपने मेरे से क्लास परचेज की हुई है तो आपके पास में ऑलरेडी मेरे नोट्स पहुंच चुके हैं। अगर मैंने ये वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी है और आपको नोट्स चाहिए, तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आप क्लास परचेज करना चाहते हैं बच्चे, तो आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारी टीम है वो आपको रेस्पॉन्स करेगी। अगर आप दिसंबर 2022 के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो आपको 3500 रुपीज में क्लास मिल जाएगी। उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड व्यूज होंगे जब तक आपके एग्जाम रहेंगे तब तक। क्लियर है? अभी जो एग्जाम आ रहा है जून 2022, अगर उसके लिए क्लासेस लेना चाहते हो तो मात्र 1500 रुपीज में आपको क्लास मिल जाएंगी जून 2022 के लिए। इस नंबर पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।